मुंबई लोकल ट्रेनों में 7/11 के बम धमाकों के लिए सजा याफ्ता 12 आरोपियों को मुंबई हाईकोर्ट ने किया बरी। विशेष मकोका अदालत के फैसले को पलटते हुए एटीएस की जांच को हाईकोर्ट ने ठहराया गलत। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि अब सभी के सामने ये खबर आ चुकी है, लेकिन इस खबर को हम देरी से बता रहे हैं। ये खबर जुड़ी है मुंबई में 11 जुलाई 2006 को वेस्टर्न रेलवे के 7 स्टेशनों पर, बांद्रा, बोरीवली, भाईंदर, मीरा रोड, ऐसे 7 स्टेशनों पर 6 मिनट में 7 ब्लास्ट हुए थे। 7 बम धमाकों की ये जांच रेलवे पुलिस से एटीएस के पास गई और एटीएस ने फिर इसमें कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया। किसी को बिहार से गिरफ्तार किया, किसी को पश्चिम बंगाल कोलकाता से गिरफ्तार किया, किसी को महाराष्ट्र मुंबई के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया। 11 जुलाई 2006 के इन बम धमाकों में कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने इन तमाम लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपी एक्ट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक्सप्लोजिव एक्ट और एमसीओसीए एक्ट, इन तमाम अलग अलग एक्ट के तहत ये मामला बना करके इन 13 लोगों की लगभग 2 महीने की पुलिस कस्टडी रखते हुए इनके खिलाफ मुंबई के विशेष मकोका अदालत में चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट फाइल करने के बाद इसकी नियमित रूप से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो है गवाहों के बयानात, पुलिस अधिकारियों के बयानात और इन 13 आरोपियों में से 12 आरोपियों के जो कन्फेशनल स्टेटमेंट एमसीओसीए एक्ट में महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट जो है उसके तहत डीसीपी के सामने आरोपी द्वारा दिया गया स्टेटमेंट यानी बयान, वो उसके खिलाफ, उसके साथियों के खिलाफ कोर्ट में सबूत माना जाता है एमसीओसी एक्ट में, जो कि आईपीसी में नहीं माना जाता। पुलिस द्वारा लिया गया जबरन बयान जो है वो बयान एडमिसेबल यानी कोर्ट में स्वीकार किया जाने वाला एविडेंस या सबूत नहीं माना जाता है। बहरहाल तो इस आधार पर फिर तत्कालीन विशेष मकोका अदालत ने इन 13 आरोपियों को सजा सुनाई, जिनमें से 5 को फांसी की सजा सुनाई, 7 को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया। 11 जुलाई 2006 के इन बम धमाकों के लिए सबसे पहले पकड़े गए ये 13 आरोपी कौन है, आइए उनके नाम और तस्वीरें आपको हम बताते हैं। कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी, जिसे बिहार से गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफी, नवेद हुसैन रशीद हुसैन खान, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख, आसिफ बशीर खान उर्फ जुनैद उर्फ अब्दुल्ला, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, ये मुंबई कोवंडी के रहने वाले, जमीर अहमद लतीफुर शेख, मुंबई वर्ली के रहने वाले, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, जिसे बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया था, तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अंसारी। ये 12 वो आरोपी है जिन्हें सजा लगी थी और 13वां आरोपी अब्दुल वाहिद शेख, जिसे कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उस वक्त बरी कर दिया था मकोका विशेष अदालत ने। इनमें से लगभग सभी ने वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2023 तक अलग अलग अपनी सजाओं के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील दायर किया था। साथ ही एक कानूनी प्रावधान है कि जिन आरोपियों को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है उस सजा का कंफर्मेशन यानी उस सजा को मुहरबंद करने का काम हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। जब तक हाई कोर्ट उस फांसी की सजा को सही नहीं ठहराता तब तक उस आरोपी को फांसी नहीं दी जाती। तो ये 5 आरोपी फांसी वाले, 7 आरोपी लाइफ सेंटेंस वाले, ये 12 आरोपी मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे। मुंबई हाईकोर्ट में इनकी सुनवाई जो है वो समय दर समय होती रही, लेकिन स्पीडी ट्रायल न होने की वजह से सबने इसमें कोर्ट में याचिका दायर कर इसे शीघ्र तौर पर यानी जल्दी इसकी सुनवाई करने की मांग की, जिसके लिए
एक बेंच बनाई गई जस्टिस अनिल एस किलोर, जस्टिस श्याम सी चांडक की, और इसके सामने विगत 6 से 8 महीनों से इस मामले की लगातार सुनवाई हो रही थी। 11 जुलाई 2006 के धमाकों ने सिर्फ मुंबई ही नहीं समूचे देश को हिलाकर रख दिया था। इसमें लगभग 189 लोगों की मौत हुई और लगभग 817 लोग घायल हुए थे। अब इस मामले में आपको हाईकोर्ट के इन 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले के डिटेल्स बताने से पहले आपको बता दें कि इस बेंच के जो मुख्य जज हैं जस्टिस अनिल एस किलोर, इन्होंने ये 671 पेज का जो जजमेंट दिया है, जो ऑर्डर पास किया है इन 12 आरोपियों को बरी करने का, ये डिटेलिंग ऑर्डर जो यहां संभव नहीं है कि हर चीज हम आपको बताएं, एक्सप्लेन करें और उसको समझाएं, मगर आपको बता दें कि एक पैरा, इसके ऑर्डर का एक पैरा है जो जस्टिस अनिल एस किलोर ने लिखा है जो ऑर्डर से पहले। तो वो पैरा बहुत महत्वपूर्ण है। वो पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है और वो जिम्मेदारियां किसकी तय की जाए ये भी सूचित करता है। तो क्या लिखा है अनिल एस किलोर ने, पहला वो पैरा आप देखिए, फिर हम इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। ये स्क्रीन पर भी पैराग्राफ हम आपको बताएंगे जो जजमेंट कॉपी के पेज नंबर 4 पर है, पृष्ठ क्रमांक 4 पर है। जजमेंट पर अनिल एस किलोर जे, punishing the actual perpetrator of crime is a concrete and essential step toward curbing criminal activities, upholding the rule of law and ensuring the safety and security of citizens, but creating a false appearance of having solved a case by presenting that the accused have been brought to justice gives a misleading sense of resolution. This deceptive closure undermines public trust and falsely reassures society, while in reality the true threat remains at large. क्या कह रहे हैं जस्टिस अनिल एस किलोर? वो कह रहे हैं कि कानून और पुलिस का काम क्या है, तो अपराध करने वाले अपराधियों को सबूतों के साथ पकड़ करके उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा करके कानून व्यवस्था बनाए रख करके लोगों को सुरक्षित रखना, मगर आप केस सॉल्व करने के यानी कि हल करने के दावे के साथ फॉल्स इंप्लीमेंशन करोगे, फॉल्स इंप्लीकेशन करोगे, लोगों को जबरन आरोपी बनाओगे और केस सॉल्व करने का दावा करोगे, तो क्या होगा? तो ये केस उसका एक उत्तम उदाहरण है। यहां पर यही हुआ है जिसके चलते आम लोगों को, सोसाइटी को, देश को, सभी को जो खतरा था वो वैसे की वैसे बरकरार है, क्योंकि असल अपराधी पकड़े ही नहीं गए। तो आइए 11 जुलाई 2006 के इस बॉम्ब ब्लास्ट की समरी, जिसमें हमने आपको बताया कि 13 आरोपी, 13 में से एक अब्दुल वाहिद शेख को मकोका विशेष अदालत ने बरी किया। कमाल अंसारी से लेकर 12वें आरोपी तक इन सभी को जो है विशेष मौका अदालत ने सजा सुनाई और इनके खिलाफ जो सबूत लाए गए वो कितने कमजोर थे। यह हाईकोर्ट के तमाम इस 671 पेजेस के ऑब्जर्वेशन में आया है कि गढ़े गए सबूत। और सबसे बड़ा मामला आपको बता दें कि प्रेशर कुकर में केमिकल्स के जरिए, बम बनाने की सामग्री के जरिए बम बनाकर उसमें डिटोनेटर फिट करके 5 लीटर का कुकर कैसे रखा गया, कैसे उसमें डिटोनेटर लगाया गया, कैसे उसको किस डिवाइस से उसका ब्लास्ट किया गया, इस पर पूरी जांच के अंदर कहीं कोई स्पष्टता नहीं है, कहीं उसके कोई सबूत नहीं है, उसकी कोई कड़ियां नहीं है। यह सबसे बड़ा एक ऑब्जर्वेशन मुंबई हाईकोर्ट की इस बेंच ने इस केस में पाया है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको यहां बता दें कि कन्फेशनल स्टेटमेंट एमसीओसी एक्ट के तहत डीसीपी के सामने दिया गया बयान जो सबूत माना जाता है। तो इन तमाम आरोपियों ने अपनी पुलिस कस्टडी खत्म होते ही, जेल कस्टडी में जाते ही अपने इन कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया था, यानी कि उससे उन्होंने इनकार किया था और वो ये कहकर किया था कि हम पर टॉर्चर किया गया, हमें शारीरिक यातनाएं दी गई, कईयों के घर परिवार के लोगों को उनके साथ लॉकअप में बंद किया गया, महिलाएं भी उसमें शामिल थी, पुरुष भी उसमें शामिल थे, बुजुर्ग भी उसमें शामिल थे। अनन्वित अत्याचार उन पर किए गए, मारपीट की गई, इन आरोपियों के साथ उनके सामने उनके परिवार वालों के साथ बदसलूकी की गई, बाप की बेटे के सामने नंगी परेड कराई गई और उस तरह से फिर ये स्टेटमेंट जो है उनसे लिए गए। ऐसा तमाम
आरोपियों ने दावा किया था अपने रिट्रैक्टमेंट में, यानी अपने बयान से मुकरने के दौरान। इन तमाम चीजों को मेडिकल एविडेंस और टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड जो जेल में होती है उसके जो टाइमिंग्स है, और टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड के जो पंचनामे हैं, जो तहसीलदार, एसीओ या आदि जितने भी इसमें अलग अलग आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन परेड करने जेल गए, उनके टाइमिंग्स में काफी फर्क हाईकोर्ट ने पाया। तो ये तमाम कारणों के चलते आपको बता दे कि हाईकोर्ट ने इतना बड़ा ये 671 पेज का जजमेंट 6 महीने तक सुनवाई करने के बाद सुनाया, और इन 12 आरोपियों की 11 जुलाई 2006 को ब्लास्ट हुए, और इन 12 आरोपियों की रिहाई, जो कि नागपुर, अमरावती, यरोड़ा ऐसे विभिन्न महाराष्ट्र की जिलों में ये 12 लोग बंद थे, इनकी रिहाई का जो है आदेश 21 जुलाई 2025 को हुआ। जेलों से ये लोग बाहर आए, उनमें से कईयों के वीडियोस हम आपको बताएंगे, और इसमें आपको बता दें कि उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके और अब सीनियर काउंसिलर डॉक्टर एस मुरलीधर, युग चौधरी, और केरल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस नागमुथु, ये 2 सीनियर काउंसिलर थे। इनके साथ युग चौधरी, वहाब खान और अन्य ऐसे कई सारे वकील थे जिन्होंने इन आरोपियों के लिए जिरह की, बहस की, और मकोका अदालत के फैसले को उन्होंने किस तरह से गलत ठहराया। खास करके सीनियर काउंसिलर डॉक्टर एस मुरलीधर और एस नागमुथु, इन्होंने जांच में कितनी विसंगतियां हैं, कितना विरोधाभास है, और मकोका सेशन कोर्ट के जजमेंट में कितना विरोधाभास है, यह सब कुछ हाईकोर्ट के सामने पॉइंट टू पॉइंट रखा। और इन्हीं बातों को हाईकोर्ट ने नोट करते हुए पूरी केस स्टडी जब की, पूरा फैसला जब अध्ययन किया, उसकी उन्होंने विवेचना की, तो इस पूरे फैसले को जो है उन्होंने पलट दिया। यहां पर आपको बता दें कि 12 आरोपियों की 19 साल बाद जो है जेल से रिहाई हुई है, जिसमें जस्टिस रह चुके, चीफ जस्टिस रह चुके सीनियर काउंसिल डॉक्टर एस मुरलीधर ने कोर्ट से बताया कि ये लोग 19 साल बाद सोसाइटी में जाएंगे, तो क्या सोसाइटी इन्हें अपनाएगी? सोसाइटी बहुत क्रूएल होती है, बड़ी क्रूर होती है, समाज बड़ा क्रूर होता है, और इस तरह का दाग लगने के बाद ऐसे व्यक्ति ही क्या, उसके पूरे परिवार का जीना दूभर हो जाता है। अब कैसे इनका पुनर्वास किया जाएगा, कैसे इनकी जिंदगियां फिर से पटरी पर लाई जाएगी, समाज में रहने लायक आबाद की जाएगी, ऐसा बहुत बड़ा सवाल उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट कंक्लूड करने के वक्त हाईकोर्ट की इस बेंच के सामने किया। यहां पर आपको बता दें कि बेहद एक प्रख्यात युवा वकील रहे हैं शाहिद आजमी, वो भी इस केस में लड़ रहे थे, लेकिन उनके हत्या किए जाने की वजह से फिर आगे उनका काम दूसरे वकीलों ने देखा। अब इस केस में आपको एक बेहद चौंकाने वाली अंत में हम बात बता दें कि 11 जुलाई 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन के वेस्टर्न लाइन में इन बम धमाकों की जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच ने वर्ष 2013 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दावा किया था कि ये बम धमाके जो वेस्टर्न लोकल ट्रेन में हुए हैं, ये सब के सब इंडियन मुजाहिदीन नामक संगठन ने किए हैं, जिसका मुखिया यासीन भटकल और उसके अन्य कई साथी हैं। तो इन लोगों द्वारा ये बम धमाके किए गए हैं। और डिफेंस ने, यानी बचाव पक्ष जो था, उसके कई वकीलों ने अपील सुनवाई के दौरान, अपील की हियरिंग के दौरान एनआईए की कई रिपोर्ट्स, मुंबई क्राइम ब्रांच की कई रिपोर्ट्स, उनके चार्जशीट के कई हिस्से इस संबंध में हाईकोर्ट के सामने लाए और बताया कि किस तरह से इन 13 लोगों को एटीएस ने फ्रेम किया था। उस वक्त एटीएस के इंचार्ज थे केपी रघुवंशी, डीसीपी नवल बजाज, ये सभी वरिष्ठ अधिकारी थे इस केस की जांच करने वाले। अब क्राइम ब्रांच का दावा एक तरफ था, एनआईए का दावा एक तरफ था, मगर उसके बावजूद एटीएस के दावे को सरकार ने भी प्राथमिकता दी और सभी ने उसको अहमियत दी, और अंत में मकोका में यह केस चल करके इनको सजा हुई मौत की और आजीवन कारावास की, जिसे 21 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट की जस्टिस अनिल एस किलोर और जस्टिस श्याम सिंह चांडक की बेंच ने पूरी तरह से पलट दिया। अब पलटने के बाद फौरन इनमें से सिर्फ एक आरोपी फैसल जो है उसके खिलाफ एक मामला दर्ज है, जो उसकी जमानत के बाद ही वो रिहा हो पाएगा। अन्य 11 जो आरोपी थे, जो अमरावती, नागपुर, यरोड़ा जेल में थे, उन्हें 21 जुलाई की रात को ही
छोड़ने का काम जो है जेल प्रशासन द्वारा किया गया। किस तरह से ये लोग 19 साल बाद फिर एक बार अपने परिवार के पास जा रहे हैं, फिर एक बार समाज में आ रहे हैं, क्या समाज इन्हें स्वीकारेगा? और अंत में सबसे बड़ा सवाल, तो 11 जुलाई 2006 को 6 मिनट में मुंबई वेस्टर्न लोकल ट्रेन में जो 7 धमाके हुए, तो आखिर वो किसने किए? एक फेल्स इन्वेस्टिगेशन, झूठी जांच, झूठे लाए गए आरोपी, उनको इस केस में जबरन बना करके, आरोपी बना करके उन्हें कोर्ट में पेश करना, चार्जशीट पेश करना। इसके चलते क्या हुआ? तो असल आरोपी एक तरफ रह गए, असल आरोपी पुलिस के पकड़ में आए नहीं, जांच एजेंसियों के पकड़ में आए नहीं। तो उन 189 मारे गए लोगों को और 817 घायल हुए लोगों को अब इंसाफ कौन दिलाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में खड़ा हुआ है। अब महाराष्ट्र सरकार ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की हुई घोषणा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ खटखटाया है। अब देखते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में हाई कोर्ट के इस फैसले को देखती है और इस पर फिर से अपना क्या फैसला सुनाती है। डॉक्टर वाहिद शेख है और ये जो 2006 में लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुए थे, 7 बम ब्लास्ट, उसमें बॉम्बे एटीएस ने मुझे भी गिरफ्तार किया था और मेरे साथ टोटल 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। 9 साल ट्रायल चला है और 2015 में सेशन कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और सेशन कोर्ट ने 5 लोगों को फांसी की सजा दी थी, 7 लोगों को लाइफ की सजा दी थी, जिनकी अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले 10 सालों से पेंडिंग थी। आज जजमेंट आया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये केस फेक है। एटीएस ने मुस्लिम नौजवानों को जानबूझ के इस केस में फंसाया है, जिनका कोई लेना देना नहीं इस केस से। हमें टॉर्चर किया गया था, हमारे ऊपर जो है झूठे आरडीएक्स प्लांट किए गए थे, झूठे विटनेसेस प्लांट किए गए थे और पूरा फेक केस बना करके कन्विक्शन लिया गया था। लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ये झूठा केस है और सब लोग बेगुनाह हैं। आपने कहा कि आपकी नौकरी चली गई, आपको परेशान किया गया, क्या पूरा हुआ आपके साथ? देखिए, बॉम्बे के एक स्कूल में मैं टीचर हूं, तो जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझे वहां सस्पेंड कर दिया गया। 9 साल में सस्पेंड था। जब 2015 में जजमेंट आया और मुझे एक्विटल मिला तो बाद में उन्होंने रेइंस्टेट कर दिया है। लेकिन बहुत परेशानी होती है जब इस तरह का झूठा केस, टेरर केस जब लगाया जाता है, समाज के लोग कट जाते हैं, रिश्तेदार कट जाते हैं और समाज में सर्वाइवल का बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो अभी ये जो आरोपियों को बरी किया है, सबको आरोपियों को क्या कहना चाहेंगे? इसमें 19 साल 17 साल जो भी साल, क्या इनके बारे में क्या कहेंगे कि इनको? देखिए, 19 साल से वो लोग जेल में हैं और सब बेगुनाह हैं। आज उनका जजमेंट आया है, वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी जवानी बर्बाद हो गई, उनके 19 साल जिंदगी के खत्म हो गए। तो मैं समझता हूं कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनको एक नौकरी देनी चाहिए, सरकार को माफी मांगनी चाहिए, उनको घर देना चाहिए रहने के लिए। और जिन पुलिस वालों ने ये झूठा केस बनाया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके खिलाफ केस चला के उनको सजा देनी चाहिए। जब आप एटीएस की बात कर रहे हैं, फेक प्लान किया था, तो कौन ऑफिसर थे और होम मिनिस्टर कौन थे? सरकार की स्थिति क्या है? उस वक्त जो एटीएस के चीफ थे केपी रघुवंशी और उस वक्त बॉम्बे के कमिश्नर थे एमएन रॉय और बहुत सारे एटीएस के ऑफिसर्स थे। मैंने जो अपनी किताब लिखी है बेगुनाह कैदी, उनमें 100 एटीएस ऑफिसर्स के नाम लिखे हैं जो इस केस में फंसाने में जिनका बड़ा रोल रहा है। उन सारे ही एटीएस कर्मचारियों को और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको कहां से अरेस्ट किया था, कैसे बुला के क्या किया, थोड़ा बताइए। देखिए, 2006 में ब्लास्ट के बाद पुलिस वाले हमको बुलाते रहे, पुलिस स्टेशन में पूछताछ करते रहे, छोड़ते रहे और हमसे कहा कि आपकी सिर्फ इंक्वायरी चल रही है, आपका कोई रोल नहीं है, हमको मालूम है, आपको छोड़ देंगे। लेकिन जब ओरिजिनल लोग नहीं मिले तो फिर हमको ही बलि का बकरा बना के इस केस में फंसा दिया गया। तो मैं समझता हूं कि हम तो कोई वांटेड नहीं थे, हम तो पुलिस का पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे थे, पुलिस स्टेशन जा रहे थे। लेकिन जब उनको ओरिजिनल लोग नहीं मिले तो हमको फंसा करके ये केस की फाइल बंद कर दी गई, जो कि पुलिस ने गलत किया। आपके साथ अत्थर रोड जेल में भी कुछ मारपीट, ये बाकी सब चीज क्या कहना? जी, अत्थर रोड जेल के अंदर हम लोग 9 साल थे। उस वक्त वहां की सुपरिटेंडेंट थी जेलर स्वाति साठे, उसने हमारे को बहुत मारपीट की है, एटीएस के कहने पे मारपीट की है। हमें अप्रूवर बनाने की कोशिश की गई, हमें लालच दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन हम सब इस झूठ के खिलाफ डटे रहे और आज जो है हाई कोर्ट ने साबित कर दिया कि एटीएस गलत थी और हम सही थे। उस वक्त के होम मिनिस्टर सरकार किस? मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त के होम मिनिस्टर ही
शायद आर पाटिल के पास थी और कांग्रेस की हुकूमत थी। तो क्या कहना चाहते हैं, इतना आपको लोगों को तकलीफ हुई, आप लोगों को फेक फंसाया गया, आप कोर्ट ने इंसाफ दिया, एक फैमिली की आपकी हो या किस तरह से ओवरऑल आप अपनी तकलीफ परेशानी? देखिए, बहुत तकलीफ होती है। 19 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है, पूरी जिंदगी के 19 साल खत्म हो गए। तो मैं समझता हूँ ये एक तरफ से राहत तो मिली है, केस खत्म हुआ है, बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी पूरी इनकी जिंदगी और बाकी है। इनके पास कोई नौकरी नहीं है, इनके पास कोई माल दौलत नहीं है, तो इनको कंपनसेशन खुद से हुकूमत को देना चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, कंपनसेशन एक बड़ी देनी चाहिए, सरकारी नौकरी देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, इनको घर बना के देना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये एक सरे खुली माफी जो है हुकूमत को मांगनी चाहिए। शुक्रिया। देखिए, आज के फैसले से तो हम बहुत खुश हैं, बिकॉज 19 साल से इस फैसले का इंतजार किया गया था, स्पेशली जब सजा लग गई थी उसके बाद। और आप जानते हैं कि 4 से 5 जो लोग हैं उनको डेथ सेंटेंस मिला था। जिन एक्यूज को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उनका नाम जमीर शेख है। उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली थी कि उनके नॉलेज में था कि ये कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट होने वाला है। एंड देन ही वेंट अब्रॉड टू टेक द ट्रेनिंग। देयर आफ्टर ही केम बैक टू इंडिया एंड ही वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेशन व्हेन द रेकी वॉज डन। ये इनके ऊपर इल्जाम थे, इसी के बेसिस पे उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली थी। सो फॉर माई क्लाइंट इज कंसर्न, जब उनका अरेस्ट हुआ था ही वॉज 25-26 ईयर ओल्ड एंड एक मध्यम वर्ग के परिवार से वो आते हैं, जैसे मिडिल क्लास परिवार होता है, और इस केस में उनको फर्स्टली इम्प्लीकेट किया गया था। अभी इस फैसले के बाद से क्या आपने अपने क्लाइंट से बात की है? क्योंकि शुरुआत में क्या कहते थे जब उन पे इतना बड़ा आरोप लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार? देखिए, शुरुआत से लेकर के अब तक जो मेरी उनसे लास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो अभी जेल में हैं, तो उनका यही बोलना था कि मैडम हमें फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है इतने बड़े मैटर में। जब इन्हें मेन कल्प्रेट्स नहीं मिले हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है बलि का बकरा बनाया गया है। जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा सबब है जी। क्योंकि इतना बड़ा मामला था, 190 लोगों की मौत हुई, जी। 800 से लोग घायल हुए, जी। और आज 19 साल ट्रायल चलने के बाद पता चलता है कि आरोपी थे। जी, देखिए, कहीं जहां आज इन लोगों का एक्विटल मिला है, हम लोगों को बहुत खुशी है, फैमिलीज को भी खुशी है। वही कहीं ना कहीं हमारे दिल में विक्टिम्स की फैमिली के लिए, विक्टिम्स के लिए दर्द है कि जो मेन कल्प्रेंट्स है, जो जिन लोगों ने ये ब्लास्ट करवाया था, जो मास्टर माइंड्स थे, वो शायद आज भी बाहर खुले घूम रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर एक तमाचा भी है कि आपको जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ना टारगेट करते हुए सिक्के का दूसरा रुख भी देखना चाहिए, और आपको इस मामले को जो है, जो पूरा ब्लास्ट था, इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। इंसाफ तो होता ही है जी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा देरी नहीं हो गई? जी, इंसाफ में देरी हुई है, बट हम लोग खुश है कि कहीं ना कहीं इनको इंसाफ मिल गया है। थैंक यू सर। साजिद अंसारी। आप पे जो केस लगा था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शुरू से ही हमारा ये कहना है कि हम बेगुनाह हैं। पुलिस ने हम लोगों को झूठा फंसाया, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने हम लोग इसमें थे 13 के 13 उन लोगों को झूठा फंसाया। 2 लोगों को जानते बूझते इन लोगों ने मालेगांव 2006 लास्ट केस में भी डाला और ट्रायल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज दिया और ये बोल के डिस्चार्ज दिया कि स्केप गोट। ये 2013 की बात है, 13-14 की बात है, उस वक्त 12 या 13 की बात है। तो हमारा मतलब जो भी क्लेम रहा है हमें झूठा नहीं, हमें झूठा फंसाया गया। एटीएस ने जो गढ़ाया वो झूठ गढ़ाया सारे। यहाँ तक कन्फेशन भी गढ़े गए, हमको टॉर्चर कर करके जो ना वो सब लिया गया कन्फेशन। और झूठे इनके जो विटनेसेस थे, जो इनके पुलिस के नॉर्मल विटनेसेस होते थे, वो विटनेस का सहारा लेके जो हमको कन्विक्शन दिल रहा है। आज हाईकोर्ट के सामने ये बात आ चुकी है और उन्होंने हमारी बेगुनाह पर जो मुहर लगा दी कि हम बेगुनाह हैं। क्या आपके वकील से आपको पूरी सहायता मिली है? हाँ, हमारे वकीलों ने बहुत मेहनत की हमारे लिए और जी जान लगा दी। खासतौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल वहाब खान, शरीफ शेख और युग मोहित चौधरी साहब का और उनकी पूरी टीम का, जो कोई भी साथ में, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने रातों की नींदें हमारे लिए कुर्बान की। और क्या आपके फैमिली पर क्या असर गिरा होगा जो ऐसा 19 साल के बाद में जो ऐसा सुना है केस के बारे में? सबसे बड़ी तो ये बात है कि 19 साल
मेरी जवानी के गए। मतलब एक दिन में अगर कोई कैद में रहता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे 19 साल गए कैद के अंदर, और उसके साथ में मेरे घर वालों ने, मेरी बीवी बच्चों ने जो झेला है वो बहुत ही खतरनाक है। मेरी बच्ची उस वक्त थी नहीं, मेरे अरेस्टिंग के 2 या 3 महीने बाद वो पैदा हुई। अब तक वो बाप के प्यार से महरूम रही है। अब जो है वो उसको जाके रिलीफ मिला। आज जब उसने सुना कि उसके अबू को डिस्चार्ज में हुई, अपना एक्विटल मिल गया, तो वो बहुत रोई सुनी। आपकी ज़िंदगी इस केस से कैसे बदल गई? इस केस में देखिए, मैं भी, और सिर्फ मेरी नहीं, मेरे साथ में और भी 12 बेगुनाह हैं, और जानते बूझते टारगेट किया गया। एटीएस को और इंटेलिजेंस एजेंसी की ये नाकामी की है, बहुत बड़ी नाकामी है कि इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, लेकिन असल मुजरिमों को नहीं पहुंच पाते, बल्कि जो आसानी से अवेलेबल है इनके पास, उनको बकरा बना देते हैं। क्या आपको एटीएस के किसी और एजेंसी की जांच में चूक हो गई क्या? बिल्कुल चूक हुई है। एटीएस की पूरी जो दूसरे लोग हैं, ऑक्टोपस है हैदराबाद, दिल्ली पुलिस है, यूपीएसटीएफ है, और इवन इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन सबका ये कहना है कि हम करने वाले नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोजियर पाकिस्तान को दिया है, और उनमें जिन लोगों के नाम बताए कि ये लोग इन्वॉल्व में 7/11 के अंदर, वो लोग हमारी चार्जशीट में ही नहीं है। मतलब उनका भी मानना ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी का, सेंट्रल एजेंसी का भी, कि ये पूरा जो है ना वो एकदम अलग स्टोरी है। हम एटीएस ने हमको फंसाया, और एक्चुअल जो करने वाले लोग हैं वो दूसरे लोग हैं। क्या आपके खिलाफ सबूत पेश किए थे? क्या वो आपको लगता है वो सबूत सही थे? सारे झूठे गढ़े हुए सबूत हैं, और झूठे विटनेसेस को उन्होंने तैयार किया था। एक जो विटनेस ये लेकर आए थे, इसके पीछे मतलब 2-2, 3-3 केसेस के अंदर, 4-4 केसेस के अंदर वो लोग इस्तेमाल हो चुके हैं। आई विटनेसेस का ये हाल है कि बड़े जो केसेस है, 2003 ब्लास्ट केस, उसके अंदर भी जो यूज़ किए लोगों ने, वो यहाँ पर आके यूज़ किए लोगों ने हमारे केस के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारे केस रिकवरी के लिए जो पंच विटनेसेस हैं, वो सब इन्होंने अपने रेगुलर पंच विटनेस यूज़ किए, ताकि इनकी जो थ्योरी है उसको प्रूव कर सकें। झूठी एकदम कहानी गढ़ी पूरी। भाई जमीर अहमद, मैं उसका बड़ा भाई हूं, और उसको भी आज 19 साल के बाद बाइज्जत बरी किया गया है। 19 साल से हम लोग भी कोर्ट की सौबतें झेल रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हाई कोर्ट से हमको रिलीज मिली है और भाई को बाइज्जत बरी किया गया है। आप थोड़े से भावुक हो गए, एक देख रहा आंखों में मतलब खुशी के आंसू हैं क्या? बस ये खुशी के आंसू, और क्या है, बस अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बस भाई खैरियत से घर आ जाए, और क्या, और ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं, माफ करना। ये कब, कैसे अरेस्ट किया, क्या किया गया? आप लोगों ने इतनी परेशानी फेस की, अब कोर्ट ने बाइज्जत बरी कहा, ये भी कहा कि कोई एविडेंस नहीं था, इन्हें बेगुनाह फंसाया गया, इस तरह से क्या कहना चाहिए? ये तो हम लोग 19 साल से ही बोल रहे थे कि बेगुनाह है, उसको यूं फंसाया गया है और बेकसूर है। आज हाई कोर्ट ने उस चीज को रियलाइज किया, सारी एविडेंस और चीजों को देखा, और देखने के बाद उसने इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए और सबको बाइज्जत बरी किया है। जो चीज हम लोग 19 साल से बोल रहे थे और चिल्ला रहे थे, और वही आज हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करते हुए और सारे एविडेंस को मानते हुए सबको बाइज्जत बरी किया है। आपके छोटे भाई थे, क्या करते थे, किस तरह से? मेरा छोटा भाई था, बॉम्बे सेंटर पर हमारी छोटी सी दुकान है, वो फादर के साथ बैठते थे वहां पर। हम कटलेरी की शॉप थी जहां वो ताला चाबी बनाते थे। 2006 21 जुलाई को उसको सुबह दुकान से ले गए थे, और 4 दिन तक उसको 7 रास्ता क्राइम ब्रांच जोन 2 में इलीगल डिटेन करके रखा, और 25 जुलाई को 2006 उसको अरेस्ट बताया। 4 दिन तक उससे जबरदस्ती पता नहीं किस क्या डरा के, धमका के, और कौन सा इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे सारे पेपर वगैरह पे साइन लेकर, और फिर बाद में उसको इस केस में इन्वॉल्व कर दिया और फॉल्सली फंसा दिया गया। और उसको आज हम 19 साल से झेल रहे थे। आज हाई कोर्ट ने उसको अच्छी तरह जांच पढ़ करके देखा कि ये पूरा फॉल्स केस है और फेक केस है, और उसने हमको अपना इंसाफ दिया है। ये क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? अभी फिलहाल पुलिस वालों पे किस तरह की कार्रवाई हो, ये सब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि
19 साल से आप इस तरह से परेशान। अभी हम हमारे वकील से बात करेंगे और फिर आगे क्या हो सकता है हम फिर उसके बारे में बाद में आपका बताएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शरीफुर रहमान है, मैं जमीर अहमद का बड़ा भाई हूँ। हाँ, अभी अब कहाँ है भाई आपके? भाई अभी अमरावती जेल में है। अमरावती जी। घर वालों से बात हुई आपकी? हाँ, घर वालों से सबसे बात हुई है, लेकिन सब बस सबका रो रो के बुरा हाल है, खुशी के मारे सब रो रहे हैं और सब खुश हैं कि भाई हमारा वापस हमारे पास भी 19 साल के बाद फिर हमारे बीच में आ रहा है इंशाल्लाह। बोलने लगा कि मैं अपनी बेटी चली ऐसे पता चला। तो आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया 19 साल तक हम महिम स्टेशन के ऊपर श्रद्धांजलि करने के लिए जाते हैं, तो 19 साल हो गए। तो सरकार से मेरा एक सवाल था कि 19 साल हमारे इस केस के फैसले के लिए क्यों लगे, 19 साल किस काम के लिए लगे, क्या 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 बात है जो 19 साल लगे। उसके पहले तो उसके हमारे जब ये 2006 में हादसा हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, तो 8 या 9 को जो हादसा हो गया कसाब जैसे केस में, वो लोग का 2 साल में निर्णय लग गया, उसको फांसी भी दी गई। तो हमारे ये इसके अंदर जो पकड़े गए हैं आतंकवादी जो टेररिस्ट है, उनको 19 साल तक जेल में रखा और आज का फैसला सुनाया कि वो लोग निर्दोष छूट रहे। उसने गुनाह किया नहीं किया, तो गुनाह कैसे किसने किया, और ट्रेन में बम ब्लास्ट किसने करवाया, कैसे हुआ, अपने आप हुआ क्या। तो ये मजाक जैसी बात लग रही है कि कोर्ट का निर्णय है, तो ये मजाक जैसा ही लग रहा है हमें कि हम कोई सीरियस मामला नहीं, इसके पीछे किसका हाथ है जो हमारे ये निर्णय आज हमको सुनने आ रहा है कि वो निर्दोष छूटे हैं। क्या सरकार बिक गई है या न्यायाधीश बिक गया है या और कोई बिक गया है, इसके पीछे क्या है वो हमको जानना चाहते हैं। और हम तो बेचैन रहेंगे जब तक कि उसको सजा या फांसी नहीं होगी, तब तक हमारे मृतकों के आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। अब तो हम भी मरने को आए, हम 19 साल तो इस बात को हो गए कि उसको ये हादसा हो गया और रेल हादसा हो गया। रेल हादसे में तो गरीब लोग ही मारे गए, तो गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं, उसको वाली कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। क्या बात ये आ रही है कि अगर ये निर्दोष है तो आखिर पूरे जो फैसला आते आते 20 साल लग जाते हैं, तो लगता है कि ये इंसाफ है। हम उम्मीदवार गए थे एड में नहीं मिलेगा, और बच्चों को समझाते अपन भी ये हो गए थे कि नहीं होगा कुछ, क्योंकि बाहर टॉर्चर हो रहा था ना सर। बाहर जा रहे थे तो सामने वाला अच्छी बात करता था, जैसा टन मार दे, ये तो ऐसा भाव है, सोहेल शेख ना का ब्लास्टिंग आतंकवादी ऐसा भाव है। तो मेरा जो प्रोग्रेस था वो रुक गया यार बॉस। आज भी मैं 700-800 रुपए की हाजिरी के हस्ते भागता हूँ सुबह शाम तक, मेहनत भी करते हैं अपन भाई। और है अपने अंदर है बहुत सी चीजें टूट गई, और सब में बड़ी टूटे माँ बाप। उनसे बात हुई जब फैसला आया सोहेल? हाँ, मैं पूछा था, मैं बोला था कि यार भाई ये क्या हुआ, ये कैसा है यार सुन भाई, तू गया था? मेरे को तो बोल अरे कुछ नहीं यार, ये बिल पार रहे यार, बोले मेरी अच्छाई का बदला दे रहे, बोले लेकिन कुछ नहीं होगा बेटा, जो इंसाफ है ना वो होगा, देर होगा लेकिन सवेर होगा, जीत सच्चाई की होगी। और अभी कौन से प्रिजन में हो आप लोग, जाने वाले परिवार वाले? हाँ, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे बड़े वाले भाभी, हालांकि हम सोचे थे हम 2 भाई चले जाएंगे, मैं छोटे वाला मेरा भाई अहमद और बड़े वाले भाई का लड़का सईद जिसका नाम लिया, वो भी जिद कर रहा है, बच्चे लोग भी जिद कर रहे हैं, लेकिन रॉन्ग रोड है ना भाई, अमरावती है, जाना आना है, तो जरा चल रहा है तो हम 2-3 जन ही जाएंगे, कार में पिक करके आएंगे। और वहाँ और से बंदे हैं ना सुलभाई के साथ, जैसा जमीर हो गया और जैसे जो लोग भी छूट रहे हैं, और कुछ पैनल के लोग हैं, वकील है, इसके डिस्कशन में काम हो रहा है सर। सोहेल भाई से बात हुई आपकी जब ये फैसला उसके बाद? हाँ, सुबह हुई, हाँ सुबह 11 बजे एक बार मैं सलाम किया, वालेकुम, वहाँ से सलाम आया, मैं जवाब दिया और बोला देख बेटा, मैं तेरे को बोलता था ना वो दिन, आज का दिन, आज भी ये बोलूंगा, अल्लाह के नाम का सजदा कर, शुक्र अदा कर। और ये जो कानून का फैसला था, न्याय पे मेरे को यकीन था। मैं हमेशा बोलने का ना बेटा, मैं बोला हाँ भाई हम तो उपार गए थे, अरे नहीं उपारने का, मायूस नहीं होने का, बोले अल्लाह सच की हमेशा जीत करता और सच की जीत हो गई। और ये इंसाफ अपर को हमारे रिश्ते मिला है, कभी जिंदगी में बदगुमानी मत रखो, ये हमारा है, सब कुछ अपना है।
और ये तो अभी लाइसेंस मिल गया बेटा, अभी किसी से डरना नहीं है, खुल के काम करना है, याद रखना। बोले बेटा आ रहा हूँ मैं जल्दी, तू आ रहा ना लेने को? बोला आ रहा। मेरे बच्चे लोग कैसे सबको ला, अरे बोला सुन भाई क्या यार क्या सऊदी से आएगा तुम्हारे को लेने को एयरपोर्ट पे आओ, तो हंस रहा फोन पे दे हंस रहा। बोले बेटा तेरे को खुशी नहीं है मैं आ रहा? बोला मैं बता नहीं सकता मेरे को क्या खुशी है, बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे आंसू निकल रहे। बोले भाई भी वैसा हो गया है, लेकिन जितना उतना नमाज पढ़ो और अपने लोग जो है जो बात कर रहे हैं बस उनको, जिसने अपने गम में अपने को याद किया ना राइल, उसको पहले याद करना, उससे बात करना, उसको खुशी देना। बोला ठीक है भाई। सबसे पहले परिवार में फैसले के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया? मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मेरे न्याय, मेरे देश का न्याय प्रतिष्ठा जिसपे हर इंसान को भरोसा है, और ये आज पूरा हो गया। क्योंकि ये केस होने के बाद हम सोचे थे कि बस हम हिंदुस्तान में हम मरने वाले हैं, हमारे को यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा और ये हमारा राष्ट्र नहीं है, ये ऐसी दुनिया बोलती है हमने। लेकिन आज हम, हमारे घर का बच्चा भी सुबह कल से बहुत खुश है और अल्लाह का एहसान मान रहे कि जो जज ने, हमारे कानून ने जो फैसला दिया हमारे हक में दिया। और हमारा भाई भी बहुत खुश है, उससे भी फोन पे बात होगी, उसने यही कहा था कि भाई नहीं, अपना न्याय जो हिंगा इंसाफ वो अपने को मंजूर है और वो बाकी है, और इंशाल्लाह देख आ गया बेटा वो टाइम, अपन रिहा हो गए। 20 साल का पूरा समय था, एक लंबा समय होता है। परिवार किस तकलीफों से क्या क्या गुजरी परिवार के, इसके बारे में क्या? सर हो गए बहुत सी ये चीजों जो तकलीफें मैं बताया ना अभी, कि जैसा हमारे घर का डॉक्यूमेंट जो भी था, राशन कार्ड, वो गैस बुक, आधार कार्ड, ये चीजें बनाने की जो जरूरत थी तो राशन कार्ड सर सकट लेके चले गए थे और दे रहा नहीं था। मतलब हमारे में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम वहां जाते थे तो डायरेक्ट हमारे को गाली दिया जाता था, चले आतंकवादी तुझे आई, डायरेक्ट ऐसी गाली दिया जाता था। वो हाँ बोलते थे बहुत से यार गाली मत दो यार, सीधा बोलो यार। नहीं नहीं काय तुम्हाला सरळ बोले, तुम्हारा भाऊ पाकिस्तान को जा रहा था, वो ऐसा कर रहा था, तुम रोके क्यों नाही? अरे सर काय नाही हो, जजमेंट आतापर्यंत आलेलं नाही, आम्हाला आमच्या कानूनवरती विश्वास आहे। अरे कसलं काय, त्याला फाशी लागणार आहे, ऐसा चिल्ला के बोलते थे बॉस, और राबर को और सता डालते थे, रूला डालते थे। फिर मैं दूसरे सर को कंप्लेंट करता था, अरे साऊ त्याचं येडा आहे तो, त्याच्या काय नादाला लागतं। परिवार में कौन कौन है? मेरे सुलभाई जब जाते टाइम पे मैं था, पूरा फैमिली पूरा ये था हमारा। अच्छा मैं, मेरी मम्मी अब्बा, हम तीनों भाई, हमारी सिस्टर, हमारे जीजा, और ये अच्छा फैमिली था एकदम। और यही घर में सब थे, सब अल्लाह अल्लाह अच्छा हो गया, काम धंधे करके सब अलग अलग हो गए। सिस्टर वहाँ रहती है कोंडवा में, वो छोटा वाला भाई नीचे के कोंडवा में रहता है, बड़े भाभी जो सुलभाई की फैमिली है वो नवाजिश में रहते हैं। और वो बहुत बहुत बोले तो बहुत उन्होंने स्ट्रगल किए। उनके बच्चे लोग, उनका बड़ा लड़का सईद, दूसरा लड़की रीदा, तीसरा छोटे वाला शामिल। इसमें से वो दोनों की बड़ों की शादी हो गई, उनको बच्चे हैं, अभी ये छोटा वाला बाकी है, ये भी कोटक कंपनी में काम करता है। लेकिन इतना लंबा समय परिवार को, उनके बच्चों को, आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। समाज में कैसा क्या हुआ? कुछ समाज के लोगों ने बहुत बुरा बोले, लेकिन कुछ अच्छे थे। मेरे हिंदू समाज के कुछ लोग बहुत अच्छे थे, जिन लोगों ने सपोर्ट किया। तो श्री अन्ना हो गया, श्याम अन्ना हो गया, मेरे अम्मी अब्बा को आके तसल्ली देते थे, आपला सोहेल तसल्ला है, टेंशन मत लो भाईजान, आ जाएगा वो, कुछ नहीं होता, ये मीडिया है, इन लोग बोलते रहते, चढ़ने का नहीं, कुछ नहीं होता। क्या लग रहा गैस बुक, मैं मेरा गैस में से तुम्हारे को दिला के देता। ऐसा कर करके चल रहे बहुत सामने। आया जो 12 आरोपी थे उनको रिहा कर दिया गया, किस तरह देखते हैं? आज कोर्ट ने रिहा किया है। कोर्ट के मामले में ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन इसमें सरकार ने इसको थोड़ा स्पष्टीकरण देना जरूरी है, जो गृह मंत्री उन्होंने भी बोलना जरूरी है। लेकिन सर सीएम कहते हैं कि हम इसमें अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, किस तरह देखते हैं सर? तो देखते हैं, उनको पहले अपील तो करने दो, किस इस पे करेंगे। लेकिन पुलिस का इसमें विफल रही है इस पूरे जांच में, इतने सालों से केस। देखिए ये केस बहुत सालों से चल रही है, अभी कुछ ज्यादा न पढ़ते हुए दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट क्या है, जजमेंट क्या है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो अनफेयर रहेगा पुलिस के हिसाब से।